So we'll start with next question, and before we start with next question, आज का दिन बहुत स्पेशल है हमारे लिए. मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सर्वांना गोड गोड शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. आमचा तिळगुळ सांडू नका. माझ्यासोबत तुम्ही कमीत कमी भांडू नका. So we start with example 6.5. The coefficient of static friction between a block of mass 0.25 kg and horizontal surface is 0.4. तो आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस की वैल्यू दी है आपको 0.4 और ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, उसका मास आपको दिया है 0.25 kg. फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट. फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. हमको गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस व्हिच इज 0.4. मास ऑफ द ब्लॉक व्हिच इज केप्ट ऑन द टेबल horizontal surface is 0.25 kg and they are asking you to find out what is the horizontal force F. तो अगर आपको याद होगा, if you remember हमने कल ही देखा था, if you have a object placed on a horizontal surface, if you remember, static friction is the force of friction which acts on a body unless the body is like moving, मतलब वो रेस्ट स्टेट पे है, बॉडी स्टेशनरी. तो अगर आपको याद होगा हमने कल ये भी देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स वो फोर्स होता है जो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करता है. इसका मतलब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम, सिर्फ डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट. तो यू नीड टू नो कि अगर आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन टू द बॉडी, मतलब आपको पूछा है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. So if you remember, force of static friction and applied force are same. And if you remember, हमने कल देखा था it is mu times of normal reaction. तो यहाँ से आपको applied force की वैल्यू मिल जाएगी. Good. And if you again remember, normal reaction क्या होता है, mg. मैंने कल ही आपको बताया था अगर horizontal surface पे एक object है तो mg is equal to normal reaction. तो फॉर्मूला हो गया रेडी. तो अभी हमको सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू म्यू एस एम जी. म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4, एम की वैल्यू कितनी है 0.25, और अगर मैं जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, आई थिंक 9.8, चलो ठीक है 9.8 ले लेते हैं, विल सी टेक्स्ट बुक में क्या लिया है, बट एनीवेज 9.8. फिलहाल इसका पॉइंट और इसका पॉइंट रिमूव कर दो. तो 10⁻⁻1 और 10⁻², 25 4 इज 100 into 10⁻3 मतलब 10⁻1 और ये 9.8 मतलब फोर्स कितना हो गया 0.98. तो 0.98 आंसर आना चाहिए आइडियली. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल पुल्ड बाय अटैचिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 kg है. इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल और हमने उसको एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर दिया और स्प्रिंग बैलेंस से उसको हम लोग पुल कर रहे हैं. तो फोर्स इज इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हो. इट इज ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव्स व्हेन द स्प्रिंग बैलेंस शोज 50 न्यूटन. क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सिर्फ जिस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट किया वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं वैसा. तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने एक ब्लॉक रख दिया. वी हैव केप्ट अ ब्लॉक ऑन दिस सम ब्लॉक, और इस ब्लॉक को हमने एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर दिया. स्प्रिंग बैलेंस, यू शुड नो, स्प्रिंग बैलेंस इज अ वेट मेजरिंग डिवाइस. वेट मेजरिंग डिवाइस आप बोल सकते हो, तो फोर्स मेजरिंग डिवाइस बोल सकते हो. तो यहाँ पे हम जितने भी फोर्स से पुल करेंगे तो उसका रीडिंग आपको स्प्रिंग बैलेंस में दिखेगा. दैट इज व्हाट इट मीन्स. क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस मैंने बताया भी था बीच में एक बार, स्प्रिंग बैलेंस से आप वेट मेजर करते हो. वेट मतलब फोर्स मेजर करते हो. तो अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो फिर जितना भी फोर्स मैं लगाऊंगा वो इस स्प्रिंग बैलेंस में दिखेगा रीडिंग के फॉर्म में. तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m, ये 50 kg दिया हुआ है आपको, 50 kg. गुड. और आपको बोला है द फोर्स इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली. हमने थोड़ा फोर्स इंक्रीज किया और जब स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना था 50 न्यूटन, तब ये जस्ट मूव हुआ.
जस्ट मूव हुआ तो वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक की लिमिटिंग की काइनेटिक? स्टैटिक की लिमिटिंग की काइनेटिक? स्टैटिक की लिमिटिंग की काइनेटिक? भूल गए ना, कल सिखाया था मैंने बोला था कि जस्ट मूव हुआ तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? तो आपको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 50 न्यूटन। हम एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं और ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इसका मतलब उस केस में जो भी फोर्स है वो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। हमने फोर्स और बढ़ा दिया, ब्लॉक इज स्टिल नॉट मूविंग, तो अभी भी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। हमने फोर्स और बढ़ा दिया एंड ब्लॉक जस्ट मूव हुआ, जस्ट मूव, तो उस केस में जस्ट वर्ड अगर यूज किया हो तो वो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसको तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही वैल्यू, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो दैट इज 50 न्यूटन। आपको क्या पूछा है? कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। गुड गुड, सिंपल। तो हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वही, कौन सा? F इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। पक्का पक्का, श्योर। तो म्यू एस इक्वल्स टू एफ एल अपॉन एन। गुड, तो बन गया फॉर्मूला। अभी सिर्फ सॉल्यूशन में एफ एल की वैल्यू तुमको कितनी दी हुई है? 50, और एन क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। तो एफ एल की वैल्यू 50 है, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू भी कितनी है? 50, और g की वैल्यू 10 लोगे अगर तो 50/500 मतलब 1/10 मतलब 0.1। क्या दिया आंसर? 0.1 दिया है ना? हाँ, तो इसको 10 ले लो, g की वैल्यू को 10 ले लो, तो ये हो गया 1/10। 1/10 मतलब कितना? 0.1। डन। तो अगर आप g की वैल्यू 9.8 लेते हो तो आंसर आएगा 0.102। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, हमने यहाँ पे 10 ले लिया, कोई बात नहीं, इट इज करेक्ट आंसर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर 9.8 लेते तो क्या आएगा? 0.102। नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass 37 kilogram rests on a rough horizontal plane having coefficient of static friction 0.3. Find out the least force required to just move the block horizontally. Just मतलब क्या पूछा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू पूछा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो आपको गिवन में मास दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है? 37 kg, और आपको जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू दी है 0.3, और आपको पूछा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ नाम बदल जाता है, यहाँ पे काम वही है। तो एफ एल इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, और एन क्या होता है? mg, तो म्यू एस टाइम्स ऑफ mg। ओके, गुड। So therefore you have force of limiting friction equals to mu s mg. What is the value of mu s given to you? mu s की वैल्यू कितनी दी है आपको? mu s की वैल्यू कितनी दी है? 0.3। तो mu s की वैल्यू कितनी है? 0.3। m की वैल्यू कितनी है? 37, और g की वैल्यू कितनी है? 9.8। 9.8 ले लेंगे। गुड, तो व्हाट इज 98 3 98 3 मतलब 100 3 -6 to 94। 9.8 into 0.3 is 2.94। कितना? 2.94। 2.94 into 37, पहले एक काम करो, 37 into 3 कर लो। 37 3 37 plus 37 plus 37 कितना होता है? अरे 37 plus 37 कितना होता है? 74 plus 37 कितना होता है? 10 10 100 एंड अरे तो एनीवेज 37 इंटू 9.8 इंटू 0.3 कितना आया? 108.78 न्यूटन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 37 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। 37 kg का ही मास दिया आपको, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टार्ट द मोशन इज 68.5 न्यूटन, मतलब ये एफएल का वैल्यू है। इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अ फोर्स ऑफ 43 न्यूटन इज नीडेड। एक बार बॉडी मूव होना चालू हो गया तो फिर उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन होता है? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 43 न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो गिवन पैरामीटर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना। गिवन पैरामीटर में तुमको बॉडी का मास बताया है 37 kg। फिर आपको बोला है द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 68.5 न्यूटन। और एक बार बॉडी मूव होने लगा तो उस केस में व्हाट इज द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? 43 न्यूटन। और आपसे पूछा क्या क्या है? आपसे पूछा है ए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और आपसे पूछा है बी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इफ यू रिमेंबर हमने कल के ही लेक्चर में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों ही डिफाइन किए थे, और अभी भी हमने देखा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब म्यू एस इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? mg। यहाँ पे भी mg। सिंपल, बन गया दो फॉर्मूलाज। अभी क्या करना है? सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। Once you substitute the value, you get your answer. Mu s equals to FL by mg. What is the value of FL? How much is FL? 68.5. तो 68.5 अपॉन m कितना दिया है? 37। g की वैल्यू कितनी है? 9.8। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट अस कैलकुलेट दिस, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। क्या था वो? 68.5 डिवाइडेड बाय 37, फर्दर डिवाइडेड बाय 9.8, 0.188, 0.188। क्या दिया आंसर? 0.46। ओ 0.46। हाँ तो मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड ही तो करेंगे ना। देखो ऐसा है 68.5 डिवाइडेड बाय कितना? 37। मल्टीप्लाई मतलब वापस एक बार डिवाइड, तो वापस एक बार डिवाइड किससे? 9.8। तो कितना आया? 0.188 बराबर। तो 0.1889, दिस इज व्हाट यू गेट। Number 2, mu k, it is force of kinetic friction by mg. What is force of kinetic friction? 43 by 37 into 9.8। अब इसको सॉल्व करो तो you have 43 divided by 37 further divided by 9.8, कितना आया? 0.1885, 0.1185 ना, 1185 ना। Next question and hopefully the last question of this chapter. Calculate the work done. Calculate the work done in stretching a steel wire of length 2 meter and cross-sectional area of 0.0225 mm square when a load of 100 Newton is slowly applied to its free end. Young's modulus of steel is 210⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो आपको ये पूरा चैप्टर सिंपल है। तो आपको पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया वो आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1, दे हैव गिवन यू द ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इज हाउ मच? 2 मीटर। उसके बाद वो जो वायर था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 0.0225 mm स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको मैं लिख लूंगा 2.25 इंटू 10⁻²। हाँ कि ना? यस। और mm मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 10⁻³ का स्क्वायर मतलब 10⁻⁶ और -2 मतलब
8, तो 2.25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद आपको दिया हुआ है लोड, व्हाट इज द लोड अप्लाइड, 100 न्यूटन। कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन। एंड यंग्स मॉडल्स की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके गुड। देन आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। अब ये वर्क डन का फॉर्मूला हमने, अगर तुमको याद होगा, स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, वर्क डन इज हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल या स्मॉल एल, जिससे भी डिनोट करो उससे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तुमको फोर्स पता है, हाँ, तुमको डेल्टा एल मतलब एक्सटेंशन पता है ना, तो अभी जो नहीं पता उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जो पता है उसमें। हमको ये पता है क्या, डू यू नो दिस, यस, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कहाँ गया, ऊपर, पक्का पक्का। तो हमको स्मॉल एल मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा स्मॉल एल, एफ एल बाई ए वाई। गुड। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, half load into extension, what is extension, FL by AY, तो work done equals to half load square F square L by AY। ये बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला रेडी है, तो अभी सिर्फ इसमें हमको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करना है। हाफ लोड था 100, था कि नहीं, 100 मतलब 10⁻², हाँ कि ना, उसका स्क्वायर 10⁻⁴, हाँ कि ना, हाँ, इनटू एल, व्हाट वाज द लेंथ, इनिशियल लेंथ 2 मीटर, अपॉन AY A इज 2.25 इंटू 10⁻⁻8 और Y इज 2 इंटू 10⁻11। पक्का पक्का। देखो ये और ये हो गया कैंसल, सही है, गुड, पक्का पक्का, वेरी गुड। तो नाउ यू हैव वर्क डन इक्वल्स टू हाफ। अब एक काम करना, पहले तो 10 के पावर एडजस्टमेंट कर लो, ये 11 और ये -8, 3, कितना, 3, ऊपर कितना है, 4 और 3 मतलब कितना बचा, 10 बाई 2 5, बराबर 5 अपॉन 2.25, पता है कितना होता है, 2.2222 ऐसा कुछ आता है वो। 5 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 2.25, 2.222222, तो 2.222222 जूल। डन हो गया, ये चैप्टर खत्म। कुछ बाकी नहीं रह गया ना, अभी सारे क्वेश्चंस हो गए, डन।